अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आप हिंदी शोभा अकादमी पर देखने जा रहे हैं यूजीसी नेट इकाई 7 के जो कहानियां लगी हुई हैं उसका दूसरा भाग। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आपके लिए एक फास्ट रिवीजन लेके उपस्थित हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये जो हम यूजीसी नेट विशेष सारे वीडियो डाल रहे हैं, ये आपके एग्जाम यूजीसी नेट 30 सितंबर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने इस तरह के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके और यूजीसी नेट परीक्षा विशेष एक प्ले लिस्ट है, उसमें आप सारे वीडियो लिस्टेड हैं, उनको आप देख लीजिए। उसमें इसका पहला पार्ट भी लिस्टेड है, हम पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और आप जो है उसको ज़रूर देखिए। और फास्ट रिवीजन है, आप बढ़ा के देख सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं। आज भीष्म साहनी की कहानी वो हो गई थी, अमृतसर आ गया और हम यहाँ देख रहे हैं चीफ की दावत। भीष्म साहनी, ठीक है, इनका जन्म 1915 में, 1915 ऐसे साफ साफ लिख लेते हैं, 1915 में रावलपिंडी में हुआ। ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। और इनकी कहानी चीफ की दावत, बहुत स्वार्थी और मतलबी पुत्र की कहानी है ये, जो अपने बॉस यानी चीफ को निमंत्रित करता है। चीफ की दावत 1975 में आई है, 1975। और ये पहला पाठ इनका एक कहानी संग्रह है, उसी में संग्रहित है। ठीक है, तो हम अभी तक देख रहे थे चीफ की दावत 1975 में आई, पहला पाठ संग्रहित है पहला पाठ में। और रावलपिंडी की कहानी है, रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ भीष्म साहनी का। ठीक है, ये कहानी है एक ऐसे स्वार्थी बेटे सामनाथ की, जो अपने माँ को, अपने माँ के कर्तव्यों को, अपने माँ के कर्तव्य को छोड़िए, बलिदान को, बलिदान एक कर्तव्य होता है, एक बलिदान होता है। कर्तव्य वो होता है, हम देश की रक्षा करते हैं, ये कर्तव्य है सैनिकों का, लेकिन बलिदान कर्तव्य से बढ़ के है। ठीक है, कर्तव्य रक्षा करना था, बलिदान देना नहीं था। बलिदान उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, वो बलिदान है। यानी वो फर्ज और कर्म से भी परे है, ऊपर है। इसी तरह ये भी जो माँ कर्तव्य से भी बढ़ के करती थी उनके लिए, उसको वो फर्ज बता के कि माँ का फर्ज है, माँ का कर्तव्य है करना, ऐसा सामनाथ जो है माँ के लिए सोचते थे। इसके अलावा जब ये अपने बहुत लालची व्यक्ति हैं सामनाथ, वो अपने प्रमोशन के लिए अपने बॉस की, जो विदेशी बॉस है, उसकी चाटुकारिता करते हैं। हम बड़े विषय की चर्चा कर रहे हैं, तो वो उसकी जो है चाटुकारिता करते। तो उसे क्या होता है कि एक दिन आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे यहाँ भोजन करके जाइए। आता है, तो उसके आने से पहले क्या करते हैं सामनाथ कि अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर देते हैं। मतलब कि कहीं माँ दिख ना जाए। माँ विधवा रहती है, बूढ़ी रहती है, बेटे को बहुत प्रेम करती है, लेकिन बेटा माँ को, एक तो माँ से कोई काम निकलवाना हो तो उनसे फर्ज समझे कि इसको माँ को करना चाहिए, अगर नहीं तो उनको कोने में कर देता था, एक बंद कमरे में, अंधेरे में। इनकी पत्नी वो भी इन्हीं की तरह मतलबी और स्वार्थी प्रवृत्ति, इनकी इच्छा के अनुसार काम करने वाली थी। तो सामनाथ जैसा बेटा नहीं बनना है किसी को अपने माँ बाप के लिए। आइए इसी को देखते हैं। तो ये पहला पाठ में संग्रहित है। सामनाथ के वर्ण विषय हम लोग देख ही चुके हैं। ये इसके बारे में ये देखना है कि इसमें कहानी में दिखाया गया है कि आज के युवा अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। इस कहानी के माध्यम से सर्वथा लागू नहीं हो रही है। यह आज के युवा अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, जो कि सामनाथ समझता था। मतलब सामनाथ
बोझ समझते हैं। बोझ ही समझता था, बॉस से बिल्कुल मिलाना कि बॉस कहीं जान ना जाए कि इनकी बूढ़ी माँ है, बेइज्जती हो जाएगी। और तो वो विदेशी था। और आगे फिर इसके बारे में एक बात और ये देख लेनी है कि स्वार्थी बेटे सामनाथ को अपनी विधवा बूढ़ी माँ का बलिदान फर्ज नजर आता है। तो स्वार्थी बेटे एक बात मैं ये कहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें ना, तो अगर पेपर और कलम लेके बैठे और नोट्स लिखते जाएं ना, आपके लिए बिल्कुल जबरदस्त साबित होगा। स्वार्थी बेटे सामनाथ को अपनी मां का बलिदान फर्ज बलिदान जो है फर्ज नजर आता है। ठीक है, क्या नजर आता है? फर्ज नजर आता है। और शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को जो है इसमें दिखाया गया है। जो बहुत पढ़ा लिखा रहता है समनाथ, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छे पद पे रहता है, जो अपने बॉस को, लेकिन लालची रहता है। तो शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को दिखाया गया है। आचरण शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित, वो देख रहे हैं, अशिक्षित शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को जीवंतता के साथ दर्शाया गया है। समझने की बात यह है कि आप लोगों ने कोई नई बात नहीं है, मार्कर नई बात नहीं, आपने चीफ की दावत पढ़ी होगी। और तो चीफ की दावत में ये बहुत प्रचलित कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है। और इसमें क्या है कि सामनाथ, उसकी माँ और उसकी पत्नी मुख्य और एक बॉस, ये चार पात्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देख सकते हैं कि इस कहानी में आज के युवा अपने माता पिता को बोझ समझते हैं। स्वार्थी बेटा सामनाथ स्वार्थी बेटा, और माँ जो है बलिदान युक्त और कर्तव्य परायण रहती है, अपने बेटे के लिए क्या पाए क्या कर दे। ठीक है। और इस कहानी में ना जो पाश्चात्य सभ्यता है अंग्रेजों की, उसकी चकाचौंध है सामनाथ के अंदर। ठीक है, तो सामनाथ के अंदर उसकी चकाचौंध भी दिखती है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि आधुनिकता तथा पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आधुनिकता एवं पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आज के युवा में आधुनिकता तथा पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आज के युवा वर्ग बुजुर्गों के दिल पर कुठाराघात करते हैं। बुजुर्गों के हृदय पर कुठाराघात
घात करते हैं। ठीक है, इसमें पात्र यहाँ देख लेते हैं। तो पात्र इसमें 3 है। एक सामनाथ, ठीक है। दूसरा पात्र है सामनाथ की माँ व पत्नी, भी इसी में लिख लीजिए, माँ व पत्नी। और एक रहता है बॉस। ये 4 मुख्य पात्र हैं पात्र में। तो इसमें से पात्र नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पात्र इसके बहुत प्रसिद्ध हैं। इसमें पूछा जाएगा कहानी की जो विशेषता है। कहानी की विशेषता ये है कि जो आज की आधुनिक पीढ़ी है वो अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है, उन्हें इग्नोर करता है, अनदेखा करता है, उन्हें समाज के साथ नहीं जुड़ने देना चाहता। और उसका परिणाम यह है कि आज देखिए समय के साथ वृद्धाश्रम भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो आइए स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम अगली कहानी की तरफ पढ़ते हैं। इसका रिवीजन भी कर लेते हैं कि चीफ की दावत 1915 में आई। पहला पाठ में जो है संग्रहित है कहानी संग्रह में। और इसमें सामनाथ की माँ व पत्नी वासय महत्वपूर्ण पात्र हैं। भीष्म साहनी की लिखी हुई है। आज के युवा पीढ़ी अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, यह बात इसमें दर्शाई गई है। स्वार्थी बेटे सामनाथ की अपनी माँ का बलिदान फर्ज नजर आता है, ये मुख्य उद्देश्य है। इसको सुपर मोस्ट में रखिए। और शिक्षित पीढ़ी अशिक्षित आचरण को जीवंतता के साथ दर्शाया गया है। शिक्षित पीढ़ी के अशिक्षित आचरण को जीवंतता के साथ दर्शाया गया है। आधुनिकता एवं पश्चिमीकरण की चकाचौंध में आज के युवा वर्ग बुजुर्गों के हृदय पर कुठाराघात करते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसकी वो कीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम अगली कहानी देखते हैं, आगे की गैंग्रीन। तो हम अगली कहानी देखने जा रहे हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन एक ऐसे चंचल लड़की की कहानी है जो बचपन में बहुत नटखट रहती है और बहुत शरारती रहती है। और बाद में उसके ज़िंदगी में शादी के बाद ऐसा परिवर्तन आता है कि वो रोज़ का उसका मतलब वही कार्य रह जाता है, बच्चे खिलाना, खाने बनाना, बच्चे का मतलब रोना, मालती का देर से भोजन करना, है ना। और पानी का समय पर चला जाना, दोपहर में डिस्पेंसरी से इनके पति का आना, है ना। यही सब इनके रोज कहानी का यही जो है कारण है। इस कहानी का सबसे पहले नाम क्या था? रोज। बाद में कवि ने क्या और लेखक ने क्या किया कि इसका नाम बदल के गैंग्रीन कर दिया। क्यों कर दिया उसकी चर्चा हम आगे करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अज्ञे की कहानी। अज्ञे के बारे में आप जानते ही होंगे कि इनका जन्म 1911 में हुआ और इनकी कहानी गैंग्रीन आई जो 4 भाग में है। गैंग्रीन, ठीक है, गैंग्रीन कहानी, ये कहानी 4 भागों में है, ठीक है। और ये 19 इसको रोज भी कहते हैं, तो रोज भी लिख लीजिए, रोज। ये 1934 में आई, ठीक है। हम बात कर रहे हैं गैंग्रीन कहानी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अज्ञे की। अज्ञे का जन्म 1911 में कुशीनगर में हुआ। इनके पिता का नाम हीरानंद, इनका नाम सच्चिदानंद और इनका गोत्र वात्सायन। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे। अज्ञे नाम कैसे मिला? अज्ञे नाम हमने उपन्यास में चर्चा की है कि ये नाम
प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र ने इन्हें दिया है। कुछ लोग जैनेन्द्र मानते हैं, कुछ लोग प्रेमचंद मानते हैं। तो जो भी हो, फिलहाल इनका नाम इन्हीं दो लोगों के माध्यम से मिला, क्योंकि इनकी कहानी छपने गई थी, वहीं अज्ञेय के नाम से छापी गई। उसके बाद इनका साहित्य में प्रचलित हो चुका है। इसका नाम के पीछे हम लंबी कहानी चर्चा कर चुके हैं। आगे, इनका जन्म कुशीनगर में, चूंकि इनके पिता पुरातत्व सर्वेक्षक थे, तो उन्होंने वही कुशीनगर में जो भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली थी, वहीं पर इनका शोध कार्य चल रहा था, तो वहीं पर एक तंबू में इनका जन्म होता है। वैसे इनका मूल स्थान देवरिया माना जाता है। इन्होंने दिनमान, सैनिक और बहुत सारी नवभारत टाइम्स जैसी पत्रिकाओं में, प्रतीक पत्रिकाओं का जो है इन्होंने संपादन किया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं अज्ञेय की कहानी। 1911 में इनका जन्म हुआ। गैंग्रीन जो है रोज कहानी के नाम से गैंग्रीन के नाम से पहले आई थी। अच्छा, अब आइए देखते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण बात ये कि विपत्तिका के प्रथम संस्करण में विपत्तिका पहले ये किस नाम से आई थी? पहले हमेशा ये याद रखना है कि रोज के नाम से आई थी। अगर मानो गैंग्रीन, कुछ जगह गैंग्रीन मिलता है, कुछ जगह रोज मिलता है, लेकिन मुझे जो सोच में मिला, मतलब फाइनल ढूंढने पे मिला, वो मिला रोज, क्योंकि पहले ये जो कहानी आई रोज के नाम से आई विपत्तिका के प्रथम संस्करण में। फिर जो पंचम संस्करण आता है 90 में, उनमें गैंग्रीन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लेखक को पता नहीं क्या लगा कि ये जो मतलब कहानी केंद्रित है ना, गैंग्रीन बीमारी पे केंद्रित है, मतलब गैंग्रीन ही इस कहानी का मुख्य रहा। वो जो डॉक्टर रहते हैं इनके पति, तो वो गैंग्रीन के डॉक्टर रहते हैं एक पहाड़ी गांव में, पहाड़ी गांव के डिस्पेंसरी में। तो वो गैंग्रीन का ही दिन वो रात दवा करते हैं, और क्या होता है कि आके कहानी बताते हैं गैंग्रीन की। तो इसमें गैंग्रीन एक बीमारी है जो पैर में होती है, और उससे सड़न होने लगती है, काट दिया जाता है पैर, फोड़े जैसा होता है। तो गैंग्रीन देख रहे हैं हम। और ये विपत्तिका के प्रथम संस्करण में, प्रथम संस्करण में रोज के नाम से प्रकाशित हुई। ठीक है, रोज के नाम से। पहले किस नाम से आई? रोज के नाम से। फिर विपत्तिका के पंचम संस्करण, विपत्तिका के पंचम संस्करण 1990 में, 1990 में गैंग्रीन नाम कर दिया गया। गैंग्रीन नाम हो गया। ठीक है, अब हमें दो बात पता चल गई अच्छी, कि विपत्तिका के प्रथम संस्करण में रोज के नाम से, और विपत्तिका के पंचम संस्करण में 1990 में गैंग्रीन नाम से। वैसे सच पूछा जाए तो रोज के नाम से अभी भी बहुत प्रसिद्ध है, और रोज के नाम से ही जाना जाता है। तो ये दो बात इसके बारे में जाननी थी। ठीक है, इसमें ना मुख्यतः बहुत सारी बातें हैं जो मालती से संबंधित। पहले पात्र ही देखिए इसमें, ठीक है, तभी हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे। इसमें जो मुख्य पात्र है वो मालती है। उसके बाद इसमें इनका पति महेश्वर, जो डॉक्टर है एक पहाड़ी गांव में, और मालती, महेश्वर और लेखक। लेखक दूर का भाई है मालती का। ठीक है, मालती के दूर का भाई है, और ये कहानी को लिख रहा है लेखक। और पहले जो लेखक लिखता है कि, अब हम समझ लेते हैं पहले कहानी मालती एक जो शादी के पहले की लड़की रहती है, वो बहुत चंचल, खुशमिजाज और शरारती। शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी शादी एक डॉक्टर से होती है। डॉक्टर गैंग्रीन बीमारी का डॉक्टर है, और ये शादी जो होती है उसके बाद क्या होता है कि इसके जिंदगी में एक बच्चा हो जाता है। लेखक जब जाता है उसके घर, तो फिर उसको समझ में आता है कि जो उसकी जिंदगी तो रोज एक जैसी हो गई है। 2-3 दिन रुकता है, देखता है कैसे, और वो अपनी बातें भी बताती है जो है जब पति चला जाता है।
यहाँ तक कि इतनी जिंदगी उदास और नीरस हो जाती है कि एक दिन आम लाता है उनका पति महेश्वर, और उस आम में पेपर में रहता तो पेपर को पढ़ने लगती है और पेपर को देख के खुश हो जाती है कि मुझे पढ़े जन्मों हो गए कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं। तो इस तरह से जिंदगी नीरस हो जाती। नीरस कैसे हो जाती है? बच्चे का रोना रोज, ठीक है, पानी का समय पे चला जाना रोज, पति का दोपहर में आना, शाम को फिर डिस्पेंसरी में चला जाना, ये जीवन के महत्वपूर्ण अंग हो गए थे। मतलब ऐसे ऐसे कारणों से उसकी जिंदगी बिल्कुल नीरस और कुढ़न सी हो गई थी। उसी बात को लेखक इस कहानी में दर्शाता है। ये यूजीसी में पूछा जा चुका है कि जो मालती पात्र है वो चंचल और खुशमिजाज और हंसमुख शरारती थी, ये बात पूछी जा चुकी है। आगे हम तो ये मुख्य पात्र हो गए। अब इसके बारे में, ठीक है, तो अब इसके बारे में और लिखिए कि विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्ति की त्रासदी का चित्रण है। विवाहित नारी, एक प्रकार से ना इस कहानी में नारी के विवाह के बाद जो उनके साथ होता था उसी का चित्रण है ये। और पहले, आज 2000 के पहले जो शादियां होती थी, अक्सर ऐसे परिवार में देखा गया, बहुत सारे परिवारों में, अभी भी बहुत सारे परिवारों में मिल जाता है। तो विवाहित नारी के अभाव में, विवाहित नारी के अभाव भरे जीवन में, घुटन एवं विवाहित नारी के अभाव भरे जीवन, विवाहित नारी के अभाव भरे जीवन के घुटन, सोच के लिखने में थोड़ा कभी कभी कुछ वाक्य दिक्कत हो जाते हैं। घुटन एवं पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी है। पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी है। कभी कभी वाक्य जब हमें बार बार सोचने पड़ते हैं कि क्या लिखें इसके बारे में, तो यही मतलब दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बना बना के वाक्य लिखना। तो ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत सुपर मोस्ट में रखिए कि जो बचपन में एक चंचल और खुशमिजाज शरारती थी, वो बाद में ऐसी उसकी जिंदगी रोज हो जाती, केवल बच्चे पालना और गृहस्थी संभालना ही हो जाता है। उसके अतिरिक्त उसको कुछ पढ़ने लिखने और मनोरंजन का भी अवसर नहीं मिलता। तो इसमें जो है एक बात ये समझने की जरूरत है कि महेश्वर पूछ सकता है कि महेश्वर किस बीमारी का उपचार करता है। तो महेश्वर गैंग्रीन का उपचार करता है, ठीक है, गैंग्रीन बीमारी का उपचार करता है। बीमारी भी लिख सकते थे, गैंग्रीन अब बीमारी आप जानते हैं, गैंग्रीन का उपचार करता है, ठीक है। और इसमें ये लिख लीजिए कि स्त्री की नीरसता यांत्रिकता एवं घुटन की कहानी है। घुटन की कहानी है, ठीक है। क्या है यह? स्त्री की नीरसता, यांत्रिकता एवं घुटन की कहानी है। अभी फास्ट रिवीजन फिलहाल हमें इतना ही देखने की जरूरत है। याद रखिए
की जो है मालती एक चंचल पात्र थी, खुशमिजाज, और शादी के पहले शादी की बाद की बातें इसमें दिखाई गई हैं। तो जानने की जरूरत है, स्क्रीनशॉट कीजिए और बातों को अगर एक बार में ना समझ में आए 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, अपने आप कहानी को बाहर से देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बड़े विषय की चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम अगली कहानी देखते हैं। शेखर एक जीवनी का कोसी का घटवार। ये भी इसमें प्रेम के मार्मिक चित्रण है, जो एक हम चलिए लिखते लिखते जो है इसमें चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटाते मिटाते, कि ये जो कोसी का घटवार हम देखने जा रहे हैं ये 1958 में एक संग्रह ही आता है, तो उसी में संकलित रहता है। इसमें गुसाई लक्ष्मा का प्रेम का वर्णन है। गुसाई एक फौजी रहता है और जिससे लक्ष्मा बहुत प्रेम करती है, और गुसाई भी प्रेम करता है, लेकिन लक्ष्मा के मतलब जो परिवार पिता रहते हैं, परिवार में परिवार वाले वो मना कर देते हैं। क्यों? उसके 2 कारण बताए गए हैं। 2 कारण याद कर लीजिएगा, इसकी चर्चा हम लिखवाएंगे नहीं। एक ये कि फौजी है, ठीक है, दूसरा अनाथ है। अच्छा, फौजी है, अगर मानिए शहीद हो गया तो हमारी बेटी रहेगी किसके भरोसे, तो उसके लिए परिवार ढूंढ रहा था। अच्छा, शादी फौजी है, फौजी के साथ अगर परिवार होता तब भी हो जाती, लेकिन फिर नहीं हो पाती है, ठीक है, फौजी इनसे शादी नहीं होती और उसकी शादी हो जाती है एक दूसरे फौजी राम सिंह से, जिसके परिवार था। तो राम सिंह से जब शादी हो जाती है तो राम सिंह मर जाता है और उसके परिवार वाले भी इसको निकाल देते हैं। मतलब परिवार वालों के साथ राम सिंह के नहीं रह पाती, वो चली आती अपने मायके, जहां गोसाई से इसकी मुलाकात फिर से होती है। एक चक्की पर वो आटा पीस रहा होता है, वहीं अपने बच्चे के साथ आती है। यही कहानी की मार्मिकता है, यही दृश्य है। ये फ्लैशबैक शैली इसमें प्रयोग की गई है। तो आइए हम देखते हैं शेखर जोशी की कहानी। शेखर जोशी, ठीक है, इनका जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। और कोसी का घटवार, कोसी का घटवार उन्नीस 1958 में आई, संग्रह भी है, ठीक है, संग्रह भी है। तो हम देख रहे हैं कोसी का, इसमें कोसी का घटवार, ठीक है। कौन सी कहानी देख रहे हैं हम? कोसी का घटवार। और घटवार उसे कहते हैं जो पानी से, एक तो शाब्दिक अर्थ होता है नाविक का या मल्लाह का, लेकिन उत्तराखंड वगैरह में वहाँ एक जो चक्की वगैरह चलाते हैं, चूंकि पानी से चलती इसलिए उसे घटवार भी कहते हैं। तो 1958 में आई और हम ये शेखर जोशी की कहानी है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि ये इनकी सबसे मतलब प्रसिद्ध कहानी है। इनकी प्रसिद्ध कहानी, किसकी प्रसिद्ध कहानी है ये? इसी से इनको मतलब एक पहचान मिली, प्रसिद्ध कहानी है, पहचान मिली इसी से शेखर जोशी को। 1932 में इनका जन्म हुआ था। और ये इसके बारे में लिखिए कि यह कहानी ठेठ पहाड़ी परिवेश में बुनी गई है। यह कहानी ठेठ पहाड़ी परिवेश में बुनी गई है। हमने आपको वर्ण विषय बता ही दिया है, बुनी गई है, ठीक है। यह कहानी ठेठ पहाड़ी परिवेश में बुनी गई है। और यह कहानी प्रेम के विषय को लेकर लिखी गई है। तो फौजी जवान गुसाई और लक्ष्मा की कहानी, जहां सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है। बड़ी बड़ी बूंदों की जित लक्ष्मा का विवाह कहीं और करवा देता है, ठीक है।
बड़े बूढ़ों द्वारा मतलब पिता के द्वारा ये विवाह कहीं और हो जाता है। तो ये जानने की हमें जरूरत है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं पात्र। पात्र में मुख्य तो लक्ष्मा ही है, ठीक है, लक्ष्मा। और इसमें गोसाई है, ठीक है, तो गोसाई सिंह उसका नाम रहता है, गोसाई सिंह। एक राम सिंह, यही तीन इसके मुख्य पात्र हैं। और फिर पिता है लक्ष्मा का, और भी बहुत सारे पात्र हैं, ठीक है। तो गोसाई सिंह, राम सिंह और लक्ष्मा, ये दोनों फौजी रहते हैं। इसकी मृत्यु हो चुकी रहती है, मृत्यु हो चुकी रहती है, ठीक है। ये पति है, पति लक्ष्मा का, लक्ष्मा का पति है ये, और मृत्यु हो चुकी है। गोसाई आटा चक्की चलाता है और वहीं पर लक्ष्मा आके इससे शादी के बाद मतलब जब विधवा हो चुकी रहती है तो मिलती है। ये कहानी है, ठीक है। अब हम इसके बारे में एक बात ये देख लीजिए कि प्रेम के विषय को आधार बनाकर लिखी गई है, लिखी गई है, ठीक है। इसमें दोनों पात्र, इसमें दोनों पात्र मतलब गोसाई सिंह व लक्ष्मा, इसमें दोनों पात्र गोसाई सिंह एवं लक्ष्मा एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध, एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध, ठीक है, जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध और तनाव में जी रहे हैं, और तनाव में, जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध और तनाव में जी रहे हैं, ठीक है। इसमें दोनों पात्र गोसाई सिंह एवं व लक्ष्मा एक जटिल मनोवैज्ञानिक संबंध और तनाव में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भी और सम्मान के प्रति भी तनाव में जी रहे हैं, एक दूसरे के प्रति भी कि हम उनको नहीं मिल पाए, वो हमें मिल नहीं पाए, नहीं आज दोनों जीवित होते, एक दूसरे के प्रति भी और समाज के प्रति भी, और समाज के प्रति भी। अब तो मतलब ये विधवा रहती है तो इसका जो सामाजिक इज्जत है आप जानते ही हैं, समाज में क्या चलता रहता था उस समय, और दोनों एक दूसरे को पाते नहीं, देखो मरा भी नहीं, जिस फौजी से बचने के चक्कर में दूसरे शादी कर दी वो मर भी गया, और उसका परिवार भी साथ नहीं आया। मतलब जो सोच के किया उसका सब उल्टा हो गया। इस कहानी की जो मार्मिकता है ना, वो एक बात ये है जो लिख लीजिए, कहाँ लिख दें, यहाँ पे जगह है, हम यही लिख लेते हैं, ये पात्र हो गया, यहां लिखिए कि परंपरा का विद्रोह नहीं, प्रेम की मौत से कहानी का अंत होता है। परंपरा का
विद्रोह नहीं, प्रेम की परंपरा का विद्रोह नहीं, प्रेम की मौत से कहानी का अंत होता है। ये पंक्ति ना सुपर मोस्ट है, ये कहानी की मार्मिकता को समझा दे रहा है, सुपर मोस्ट। तो हम देख रहे थे शेखर एक जोशी की कहानी कोसी का घटवार जो 1958 में आया, और ये कोसी का घटवार संग्रह भी है, उसी में प्रकाशित हुआ 1958 में। इनकी प्रसिद्ध कहानी, इसी से इनको ख्याति मिली। यह कहानी ठेठ पहाड़ी परिवेश में बुनी गई है। परंपरा का विद्रोह नहीं, प्रेम की मौत से कहानी का अंत होता है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे हम रिवीजन खत्म करते हैं। पात्र लक्ष्मा है, गुसाई सिंह है, राम सिंह है। मृत्यु हो जाती है राम सिंह की, ये पति है लक्ष्मा का। और ये कौन रहता है? ये प्रेमी है लक्ष्मा का, लक्ष्मा का, ठीक है, ये लक्ष्मा का प्रेमी रहता है। अब हम अगली कहानी देख रहे हैं। भीष्म कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, ठीक है। सिक्का बदल गया। हम वर्ण विषय की चर्चा, एक चीज मैंने मतलब जितनी देर में हम व्हाइट बोर्ड मिटाएंगे उतनी देर में करेंगे। इसमें एक साहनी रहती है, और जिसके पति शाह जी बहुत बड़े जामींदार और मजबूत थे, उनकी अच्छी खासी ख्याति थी, जो चाहते थे वो करते थे, और गरीबों का, किसानों से लगान वसूलते थे, खेती करवाते थे। इनका जन्म पाकिस्तान में मतलब था, तो वहीं पे इनका था। तो फिर क्या होता है कि देश में उनकी मौत हो जाती है और देश में विभाजन हो जाता है, सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। इनका एक नौकर रहता शेरा, जो भी विद्रोही हो जाता है, और वो साहनी को भी मारना चाहता है, लेकिन वो उनको बच्चे की तरह पाली पोसी रहती है, तो उनको कभी मार नहीं पाता। और वो करीब 40-45 हत्याएं कर चुका रहता है। और सब लोग साहनी के जाने के बाद महल को लूटने की कोशिश करते हैं। और यही कहानी का है कि कहानी किस पर, मतलब जो आदमी एक इतना वैभव के साथ रहता था, उसे देश छोड़कर जाना पड़ा, और वही है सिक्का बदल गया, ठीक है। सिक्का बदल गया क्या? यही कि जो एक समय पाकिस्तान के एक पंजाब क्षेत्र में, पंजाब प्रांत में राज करता था, जिसके कहने पर मतलब इतने सारे नौकर लगे रहते थे, इतने सारे लोग काम करते थे, वो उस साहनी को शिविर में जाना पड़ता है शरणार्थियों के। यही कहानी की मार्मिकता है। इस कहानी को कृष्णा सोबती जी ने अपनी नानी पे आधारित माना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कृष्णा सोबती की कहानी। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया, ठीक है। इनका जन्म 1925 में होता है। गुजरात जो है जनपद के, जो है पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में। गुजरात जनपद पाकिस्तान में, ठीक है, 1925 में। तब भारत ही था। और ये 1948 में प्रतीक पत्रिका में छपती है। 1948 में प्रतीक पत्रिका में छपी। तो हम बात कर रहे हैं सिक्का बदल गया, और ये कहानी कृष्णा सोबती की है।
इनका जन्म 1925 में कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के गुजरात जनपद के पंजाब प्रांत में। इसमें सबसे मोस्ट बात जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यह कहानी कृष्ण सोबती ने अपने नानी पर लिखी है। ठीक है। दूसरी बात इसमें हम देखते हैं कि विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों में आए विघटन का है। मानवीय संबंधों एवं मूल्यों में आए विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों एवं मूल्यों में आए विघटन का वर्णन है। विघटन का वर्णन है। किसमें है? इस कहानी में। ठीक है। और क्या बात है इसमें कहानी साहनी के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले हम पात्र ही देख लें। इसमें पात्र जो है 4 मुख्य हैं। एक तो साहनी, दूसरा शाहजी का बेटा भी रहता है तो साहनी, शाहजी। ठीक है। शेरा इनका नौकर रहता है शाहजी का, और इनकी पत्नी रहती है हसैना। ठीक है। और शाहजी का बेटा भी रहता है। तो इतना ही देखिए। ये बाद में विद्रोही हो जाता है और साहनी जी को नहीं मारना चाहता क्योंकि उन्होंने बेटे की तरह इनको पाला पोसा था। तो इसमें 2 बात महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि इनको एक शोषक वर्ग के रूप में दिखाया गया है। साहनी को नहीं, साहनी बहुत अच्छी थी, शाह को। और दूसरा, भारत पाक विभाजन की जो एक त्रासदी थी उसको भी इसमें दिखाया गया है। और सिक्का कैसे बदल गया कि विभाजन के संबंध में जो पाकिस्तान में राज करते थे उन्हें शरणार्थी बनना पड़ा, मतलब सिक्का बदल गया। यही है कहानी का भावार्थ। ठीक है। तो साहनी मतलब अंत तक शरणार्थी शरण में जाने से पहले वो समझ जाती है जब दंगे में कि अब सिक्का बदल गया है और हमें अब छोड़ के जाना होगा। लेकिन वो वहां का धन नहीं लेके जाती, ना कोई कैश ना जेवर, सब वहीं छोड़ देती है। बाद में वहां के लोग लूट लेते हैं उस महल को और जो है वहां जो भी उनको नुकसान पहुंचाना हो, क्योंकि वो तो चली आती है शरणार्थियों के कैंप में। ठीक है। तो इसमें 2 बात और देख लीजिए। एक तो ये कहानी विभाजन से संबंधित है, ये बात आप समझ गए। और ठीक है, एक बात ये देख लीजिए कि एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। एक विधवा रहती है ना, ये शाहजी नहीं रहते,
विधवा नारी की एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक चित्रण, ठीक है। एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। बस इसके संदर्भ में हमें यही देखना है, ठीक है। इस कहानी में केवल राज ही पलट नहीं रहे थे, मानवीय संबंधों के भी सार्थक होते जा रहे थे। मतलब जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा था शाहजी द्वारा, वो उनके अच्छे दिन भी आ रहे थे, क्योंकि उनकी सारी जमीन और वो जिस तरह से कब्जा किए हुए थे शाहजी, एक क्षण आया कि सब कुछ छोड़ के जाना पड़ गया, तो सिक्का बदल गया। ये कई इसमें परिदृश्य हैं सिक्का बदलने के, एक ही बातें नहीं हैं, ठीक है। तो इस कहानी में राज ही नहीं पलटता, ऐसे भी लिख लीजिए, इसमें राज ही नहीं पलटता, राज ही नहीं पलटता, मानवीय संबंध भी सार्थक होते हैं। मानवीय संबंध का यहाँ क्या मतलब लेंगे? यही कि जो मानवता खो चुके थे, उनको जबरदस्ती उनको कर्जा देके शाहजी और जमीन कब्जा कर लेते थे, वही मानवीय संबंध, वो मानवीयता थोड़ी थी, तो वही मानवीय संबंध सार्थक हो रहे थे। ये कहानी यही है। तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए, हम आगे देखते हैं। कृष्णा सोबतीन का जन्म 1925 में गुजरात जनपद पाकिस्तान, पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में हुआ था। सिक्का बदल गया 1948 में। प्रतीक पत्रिका में छपी यह कहानी कृष्णा सोबती ने अपनी नानी पर, सुपरमोस्ट लगाइए इसको, अपनी नानी पर लिखी है। विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थिति में के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंध एवं मूल्यों में आए विघटन का चित्रण है। साहनी, शाहजी, शेरा और हुसैना, शेरा बहुत महत्वपूर्ण पात्र है इसका, और साहनी, तो दो ये सुपरमोस्ट पात्र हैं। साहनी, शाहजी, शेरा, हुसैना इसके पात्र हैं। एक विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। इसमें राज ही नहीं पलटता, मानवीय संबंध भी पलटते हैं। मेरे द्वारा कहानी के संबंध में जो मौखिक रूप से बोला जा रहा है ना, उसकी भी उतनी ही कीमत है जितना ये लिखने की कीमत है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक बात सुनिएगा। अब अगली कहानी हम देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कीजिए, और अगली कहानी हम देख रहे हैं हरशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ठीक है। कौन सी देख रहे हैं अगली कहानी? इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। 1982 में आई और विकलांग श्रद्धा का दौर में पब्लिश है, प्रकाशित है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर की कहानी का वर्ण विषय सुनिए। अब जितनी देर मिटाएंगे उतनी देर बढ़िया वर्ण विषय बताएंगे, समय की सार्थकता। इस कहानी में चांद के प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री को एक सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ एक कत्ल हो गई है और एक घटना हो गई है, वो अपने यहाँ से एक कोई योग्य पुलिस वाला भेजिए कि जो है हमारे यहाँ आके इस मैटर को सुलझाए। अब भारत के प्रधानमंत्री चांद पर भेजते हैं माता दीन को। इंस्पेक्टर माता दीन जाते हैं चांद पर। आप जितनी देर पढ़ेंगे एकदम हंसते रहेंगे, व्यंग, चुटीला व्यंग देखते रहेंगे। तो उसके बाद वहां जाते हैं तो वहां चांद के सभी अधिकारियों को करप्ट कर देते हैं, खास करके पुलिस वालों को। वो ये बताते हैं कि जिसने कत्ल की उसे नहीं पकड़ना है, अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो हम पैसे कैसे कमाएंगे। वो दूसरे को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, फिर पैसा कमाते। फिर जब ये धीरे धीरे पुलिस विभाग पूरा करप्ट होने लगता है तो जल्द से एक फैक्स आता है भारत के प्रधानमंत्री के पास कि जल्दी से इनको बुलाइए, नहीं हमारे यहाँ बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री उनको बुलाते हैं। तो यही है कहानी। ये मुख्यतः पुलिस, जो पुलिसिया एक समस्या है हमारे समाज में, उसी पर एक चुटीला व्यंग है। तो आइए देखते हैं हरशंकर परसाई की कहानी। हरिशंकर, ये कबीर के बाद सबसे बड़े व्यंगकार माने जाते हैं। तो हरशंकर
परसाई। इनका जन्म 1924 में होशंगाबाद में हुआ था। ठीक है, होशंगाबाद उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, अब इनकी कहानी कौन सी ये लगी है, इंस्पेक्टर माता दीन, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हम कहानी देख रहे हैं। किसकी कहानी है, हरशंकर परसाई की। ठीक है, और यह कहानी, ये कहानी विकलांग श्रद्धा का दौर जो इनका निबंध है उसी में आया। ठीक है, संकलित है, तो 1982 में आई। और विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर में संकलित है। ठीक है, विकलांग श्रद्धा का दौर में संकलित है, 1982 में ये आई। देखो ये लिखिए इस पे, पुलिसिया व्यवस्था पर व्यंग्य है, यही बात इसमें मोस्ट है। उसके बाद समाज में व्याप्त, इसमें पात्र इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज में व्याप्त, व्यंग्य में पात्र इंपॉर्टेंट नहीं होते, व्यंग्य में जो जिस पे व्यंग्य किया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। समाज में व्याप्त पुलिसिया व्यवस्था पर व्यंग्य, पुलिसिया व्यवस्था पर व्यंग्य है, और समाज में व्याप्त विसंगतियों, समाज में व्याप्त विसंगतियों एवं मनुष्य के पाखंड, समाज में व्याप्त विसंगतियों एवं मनुष्य के पाखंड को उजागर किया गया है, उजागर किया गया है। आप पढ़ोगे ना हंसते रहोगे, जितनी देर पढ़ोगे व्यंग्य एक एक समझ में आएगा। अगली बात, यह वर्तमान व्यवस्था पर भी करारा प्रहार है, वर्तमान व्यवस्था पर करारा प्रहार। ठीक है, वर्तमान व्यवस्था पर करारा प्रहार। इसमें मुख्य पात्र, अगर पात्र देख ही लीजिए, वैसे पात्र इसमें जैसे मुख्य तो माता दीन है। ठीक है, माता दीन हो गए, सचिव हो गए जिनके पास मैसेज आता है, पुलिस मंत्री हो गए। ठीक है, पुलिस मंत्री हो गए। उसके बाद पुलिस मंत्री के साथ मंत्री, माता दीन, सचिव, पुलिस मंत्री और प्रधानमंत्री इत्यादि हैं। प्रधानमंत्री इत्यादि महत्वपूर्ण पात्र हैं। इसमें मेन है माता दीन, जिनको चांद पर भेजा जाना था, सबसे करप्ट पुलिस अधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। और आगे हम देखते हैं इनके बारे में। इसमें खोखली पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार की नीति तथा अन्याय की पोल खोली गई। ठीक है, इसमें खोखली पुलिस व्यवस्था, इसमें खोखली पुलिस व्यवस्था, इसमें खोखली पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार
इसमें खोखली पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार की इसमें खोखली पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार की नीति तथा अन्याय की पोल खोली गई है। नीति तथा दिख नहीं रहा है, तथा अन्याय की पोल खोली गई है। ठीक है, तो यही इस कहानी के बारे में मार्मिक बात है। आप स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हरशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और यह कहानी 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर में संकलित है। पुलिसिया व्यवस्था पर व्यंग है। समाज में व्याप्त विसंगतियों, मनुष्य के पाखंड को उजागर किया गया है। वर्तमान व्यवस्था पर करारा प्रहार है। माता दीन सचिव, पुलिस मंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि इसके पात्र हैं। इसमें खोखली पुलिस व्यवस्था और भ्रष्टाचार की नीति तथा अन्याय की पोल खोली गई है। अगली कहानी हम देख रहे हैं इसके बाद, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया। ठीक है, राजा निर्वंशिया, ये भी बहुत अच्छी कहानी है और ये 1957 में आई। राजा निर्वंशिया संग्रह ही है, कमलेश्वर की कहानी है। और इसमें जो जगपति है, जगपति चंदा और बच्चन सिंह। ठीक है, जगपति चंदा और बच्चन सिंह, ये तीन केंद्र हैं पात्र। जगपति चंदा का पति है और एक लेखक भी है। लेखक किसका? जगपति का मित्र है। ठीक है, जो इस कहानी को लिखता है, लेखक भी है इसमें। तो लेखक क्या लिखता है कि एक थे जगपत और जिनकी पत्नी का नाम था चंदा, और वो दोनों की शादी होती है लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं होते। आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहती है। जगपत की तबीयत खराब जाती है और वो जिला अस्पताल डिस्पेंसरी में ले जाते हैं, जहां बच्चन रहता है। बच्चन जो है चंदा के प्रति आकर्षित होता है, एक दोनों प्रति आकर्षित होते हैं। वो घर आने जाने लगता है, कंपाउंडर रहता है। उसके बाद इन दोनों का संबंध बढ़ता है। उधर जगपत के बाद पता चलती है वो दुखी होता है, वो आरा मशीन पे रहता है। और फिर वो क्या होता है कि वो दोनों के संबंध बढ़ते जाते हैं। फिर बाद में इन दोनों से एक बच्चा होता है जिसे जगपत कभी मतलब निश्चित नहीं कर पाता को मेरा है किसका है। फिलहाल उसको पता चल जाता है कि उसका नहीं रहता है, लेकिन वो इस कन्फ्यूजन में जीता है कि चलो कम से कम एक बच्चा हुआ। और मतलब ये बहुत त्रिकोणीय प्रेम की एक कहानी है जिसमें जगपत जो है सबसे ज़्यादा पिसता है। तो इससे भी एक प्रश्न आ चुका है। तो इसमें बच्चन, चंदा और जगपत, लेखक इस कहानी को लिख रहा है और इस कहानी में दो कहानियां चलती हैं। एक राजा निर्वंशिया की कहानी चलती है जो लेखक की माँ सुनाई रहती है उसे, और उसी बात को जगपत से वो रिलेट करता है कि जगपत की भी ऐसे कुछ कहानी चलती है, वैसे राजा निर्वंशिया की भी कहानी चलती है। उसको कुछ कोई रहता नहीं है राजा निर्वंशिया के। तो आइए हम राजा निर्वंशिया की तरफ बढ़ते हैं। और ये कमलेश्वर की कहानी है। कमलेश्वर का जन्म 1932 में मैनपुरी में हुआ। मैनपुरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनकी कहानी आई राजा निर्वंशिया। और राजा निर्वंशिया 1957 में आई। यह संग्रह भी है। ठीक है, क्या है? संग्रह भी है। और इसमें प्रयोग धर्मी कहानी से माना गया है। किसकी? कमलेश्वर की कहानी की हम बात कर रहे हैं, राजा निर्वंशिया। और ये कैसी कहानी है? प्रयोग धर्मी कहानी है। मतलब एक प्रकार से ट्रायंगल प्रेम दिखाया गया है। तो
राजा मुख्य ना इसमें ये दिखाया गया है कि जो चंदा भटकती है, मतलब अपने जगपत को छोड़ के दूसरे से जुड़ती है, उसका कारण ना आर्थिक तंगी है। ये बात आती भी है। तो आर्थिक तंगी के कारण चूंकि वो मदद कर देता है, जगपत की तबीयत खराब थी, जगपत को बचाने के लिए भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो यही बात रहती है। तो हम देख रहे हैं राजा निर्वंशिया। तो इसमें यह कहानी प्रयोग धर्मी है, ठीक है। और इस कहानी के बारे में किस्सा गोई शैली का प्रयोग, ठीक है, क्योंकि लेखक है इसमें, तो किस्सा गोई शैली का प्रयोग हुआ है। अब चूंकि दो दो कहानियां हैं किस्सा के रूप में, ठीक है, किस्सा गोई शैली। और आगे कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव, इस कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा जीवन के बिखराव के अलावा, इस कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्तर पर मध्यवर्गीय परिवार की लाचारी, अलावा आर्थिक स्तर पर मध्यवर्गीय परिवार की लाचारी दिखती है, लाचारी दिखाई गई है। अगर उसके पास आर्थिक तंगी नहीं होती तो कंपाउंडर से समझौता क्यों करता, किसी बात को क्यों मानती। ये भी ये बात समझने की है कि उसे जगपत को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा आर्थिक स्तर पर मध्यवर्गीय परिवार की लाचारी दिखाई गई है, ठीक है। जगपति आत्महत्या कर लेती है, ये सबसे मोस्ट बात है, ठीक है। जगपति आत्महत्या कर लेता है, जगपति आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसे बात पता चलती है कि वो उसकी पत्नी उससे प्रेम नहीं करती और जो उसका बच्चा है वो भी उसका नहीं है, ठीक है। तो अब हम पात्र देखते हैं। पात्र इसमें लेखक है जिस कहानी को लिख रहा है, दूसरा इसमें जगपति है जिसको जगपत को राजा निर्वंशिया की तरह देखा गया है, लेखक ने तुलना की है। और उसके बाद चंदा है, बच्चन है। बच्चन कौन है? बच्चन वो है जो इनसे मतलब डॉक्टर रहता है, कंपाउंडर, बाद में इससे इनके आर्थिक अभाव कारण इनकी दवा के बाद जुड़ जाता है। और एक पात्र दयाराम रहता है। मुख्य तो लेखक भी नहीं है, मुख्य तो ये तीन पात्र हैं, जगपति, चंदा, बच्चन, ठीक है। आगे हम इसमें और कुछ खास बात नहीं समझने के लिए, फिर हम विस्तृत रूप से जब कहानी देखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे हम अगली कहानी देखते हैं। ज्ञान रंजन की पिता, जो दो पीढ़ियों के रूढ़ियों की कहानी है, दो पीढ़ियों के रूढ़ियों की कहानी है। और चलिए आइए देखते हैं। कमलेश्वर ये मैनपुरी के हैं, 1932 में इनका जन्म होता है। और राजा निर्वंशिया इनकी कहानी 1957 में आई, संग्रह भी है। यह कहानी प्रयोग धर्मी है, किस्सा गोई शैली का प्रयोग हुआ है। इस कहानी में दाम्पत्य जीवन के बिखराव के अलावा
आर्थिक स्तर पर मध्य वर्गीय परिवार की लाचारी दिखाई गई। मैंने इस कहानी में सब बता दिया है क्यों कैसे क्या हुआ। जगपत आत्महत्या कर लेता है। जगपति, चंदा, बच्चन, दयाराम इसके प्रमुख पात्र हैं। और हम अगली कहानी देख रहे हैं ज्ञान रंजन की पिता। ज्ञान रंजन का जन्म 1936 में महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, ज्ञान रंजन का जन्म कब हुआ? 1936 में महाराष्ट्र में। और इनकी कहानी है पिता। पिता के बारे में अब जान लेते हैं क्योंकि उसके बाद तथ्य ही लिखना रहे। पिता, बच्चे उनके आधुनिक हैं। पिता रूढ़ियों से ग्रस्त है, परंपरागत पुरानी चीजों को मानने वाले हैं। पिता ने घर बनवा दिया अच्छे से, वो बच्चों ने, वो लेकिन बाहर सोना चाहते हैं, रूढ़ियां हैं। उन्होंने बाथरूम में शावर लगवाना दिया लेकिन वो बाहर स्नान करना चाहते हैं चौकी पे। यही सब रूढ़ियां हैं जो कहानी पिता में दिखाई गई। पिता और पुत्र के बीच की 2 पीढ़ियों की रूढ़ियों की कहानी है। जहां पिता रूढ़ है वहीं बच्चे आधुनिक संदर्भों में जी रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कहानी ज्ञान रंजन की। 1936 में महाराष्ट्र में जन्म होता है इनका, महाराष्ट्र। ठीक है, और इनकी कहानी है पिता। पिता के बारे में समय का पता नहीं चलता। और आगे हम देखते हैं, इसमें पहली बात तो ये है कि रूढ़ियों से चिपके पिता के जिद्दी रूप को रेखांकित किया गया है। ठीक है, रूढ़ियों से चिपके पिता के जिद्दी रूप को चित्रित किया गया है। ठीक है, पिता बाहर सोना चाहता है, बच्चे चाहते हैं पंखा लग गया है, कूलर लग गया है, घर में सोएं, नहीं सोते क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा बाहर सोते आए हैं तो बाहर सोएं। पिता चाहते हैं कि बाथरूम में शावर लगाए बढ़िया अच्छे से, बाल्टी लोटस बाथरूम में नहीं, वो नहीं नहाना चाहते, वो चाहते हैं कि वो बाहर चौकी पर स्नान करें। तो यही कहानी की इसी तरह तमाम ऐसी पिता और 2 पीढ़ियों के बीच की रूढ़ता है। ठीक है, अगली बात हम ये देख लेते हैं कि पुरानी पीढ़ियों ठीक है कि रूढ़वादिता को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य है। ठीक है, पुरानी पीढ़ियों की रूढ़वादिता को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य है। पिता अपनी रूढ़ियों व संस्कारों से चिपका हुआ है और सुविधाएं होने पर भी बार बार आज्ञा, जब बेटे बार बार आग्रह करते हैं तब भी वो इस बात को नहीं मानते कि हम लाइए जो है आपकी बात मान लें, नहीं मुझको बाहर ही सोना है, मुझको जो, अगर वो मतलब गुस्सा हो जाता है, अगर बच्चे कहते हैं नहीं आप घर में सोइए, कहते हैं घर में स्नान कर लीजिए, उस बात से गुस्सा हो जाता है, कहते हैं नहीं मुझे बाहर चौकी पे। तो इसी तरह की बातें हैं। तो ठीक है, तो पुरानी पीढ़ियों की रूढ़ियों को दिखाना इस कहानी का लक्ष्य है। और पिता अपनी रूढ़ियों संस्कारों में चिपका हुआ है, जबकि जो है आवश्यक सुविधाओं के बार बार आग्रह करने पर भी वो उन सुविधाओं को नहीं लेता। अच्छा, पिता स्वाभिमानी है, किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, बेटों का भी नहीं। और 2 अच्छा एक बात यहाँ है कि रूढ़ियों पुरानी पीढ़ियों का चित्रण है। और एक बात ये लिख लीजिए, कंफ्यूजन ना हो कि बेटे आधुनिकता का जीवन जीना चाहते हैं।
जीवन जिलाना चाहते हैं इनको, ऐसे लिखिए, जीना नहीं, बेटे आधुनिकता का जीवन जिलाना चाहते हैं, ठीक है, और जिलाना चाहते हैं। बेटे तो आधुनिक होंगे ही, स्वाभाविक है। अब इसके बारे में पात्र लिखिए। पात्र कौन है? पिता है, पुत्र है, और बस इसी दो ही मान लीजिए, पिता पुत्र की कहानी है। इसमें एक बात ये नोट कर लीजिए कि पूरा परिवार पिता के व्यक्तित्व से आक्रांत है, ठीक है। ये कहानी, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात यही हो गई, इससे अधिक इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं। फिर हम जब कहानी देखेंगे तो बहुत विशेष और गहराई से देखेंगे। ये कहानी पिता ज्ञान रंजन की है। रूढ़ियों में चिपके पिता के जिद्दी रूप को चित्रित किया गया। यही अगर प्रश्न बनेगा तो यही लाइन रखी रहेगी, ये जान लीजिए। पुरानी पीढ़ियों की रूढ़वादिता को दिखाया गया है ना। पूरी रूढ़वादिता को दिखाने इस कहानी का लक्ष्य है। बेटे आधुनिकता का जीवन जिलाना चाहते हैं। पात्र पिता पुत्र और भी अन्य है, लेकिन दो महत्वपूर्ण है। पूरा परिवार पिता के व्यक्तित्व से आक्रांत है, मतलब उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता, डरा रहता है। तो आप इसको अंडरलाइन कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम अगली कहानी देख रहे हैं, अंतिम, परिंदे, जो किसकी कहानी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। परिंदे 1958 में आई, ठीक है। इस कहानी को रामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी माना है, ठीक है। ये परिंदे क्या है? हाँ चलो, बात यह है कि बोर्ड मिटाते मिटाते हम इसका वो करेंगे। ये कहानी लतिका की है। लतिका गिरीश नेगी से प्रेम करती है। गिरीश नेगी मेजर हैं आर्मी में, और वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। वो उनके मरने के बाद ये उत्तराखंड में टीचर है, और उसके बाद क्या होता है कि ये फिर किसी को प्रेम को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, उसी में भटकी रहती है। तो ये कहानी इस बात की बस हमेशा उसी में, मतलब भूतकाल में जीना चाहती, उन्हीं की यादों में जीना चाहती हैं। और जो भी प्रेम प्रस्ताव इसके पास आते हैं उसके कारण ये स्वीकार नहीं कर पाते। कोई भी प्रेम भरी दृष्टि से इसको देखता है वो भी इसको पसंद नहीं आता है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जीवन में जब कोई बात घट जाती है तो हमें उसके आगे निकलना चाहिए। जैसे परिंदे, कोई भी चीज़ होती, एक जगह रहते हैं, फिर कुछ उजड़ जाता है, जाके दूसरी जगह बस जाते हैं। जैसे कहीं किसी नदी में से प्रयागराज में अगर साइबेरियन पक्षी आते हैं तो वहाँ से छोड़ के आते हैं ना, फिर चले जाते हैं। यही कहने का उद्देश्य है कि जब हमारे जीवन में कोई घटना हो जाती है, परिंदे की तरह आप आगे बढ़िए और पीछे मत देखिए, ठीक है। बस इसका मुख्य उद्देश्य यही समझना है। तो ये कहानी है निर्मल वर्मा। इनका जन्म 1929 में शिमला में हुआ, ठीक है। अच्छा, शिमला की कहानी है, देखो शिमला, उत्तराखंड बोल दी, शिमला में ऐसा होता है, ठीक है। शिमला की कहानी है ये, शिमला कहानी है भी। तो इनकी कहानी निर्मल वर्मा, इनकी कहानी कौन सी है? अंतिम देख रहे हैं हम, परिंदे। परिंदे 1958 में आई। और इसके बारे में सबसे पहली बात लिखिए कि नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी माना है। नई कहानी की पहली कहानी माना है, ठीक है। तो एक बात और, परिंदे प्रतीक है किसका? जीवन से प्रेम का, वर्तमान से लगाव का। जीवन से
प्रेम का और वर्तमान से लगाव का। क्यों? अगली बात में इसको हम सिद्ध कर देते हैं, वर्तमान से लगाव का। इसलिए कि सब कुछ भूल कर, ठीक है, लतिका भूतकाल में ही रहना चाहती है, ठीक है, भूतकाल में ही रहना चाहती है और जो नेगी रहता है उसकी यादों में ही जीना चाहती है। तो स्मृतियों में ही जीना चाहती है। मैंने बहुत क्रम से बात अच्छे से लिख दी है। ये बात तो पहली बात आपको जानेंगे, नई कहानी की पहली कहानी किसने माना है? नामवर सिंह ने सुपरमोस्ट। परिंदे का प्रतीक क्या है? परिंदा एक पंछी का प्रतीक होता है, जीवन से प्रेम करते हैं और जहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता वो क्योंकि वर्तमान से लगाव रखते हैं तो उड़ के कहीं और चले जाते हैं। जैसे साइबेरिया के पक्षी प्रयागराज में, भारत के बहुत सारे जगहों पर आते हैं विदेशी पक्षी। वैसे लतिका, जो लतिका रहती है वो भूतकाल से प्रेम करती है, जीवन से प्रेम, वर्तमान से, भूतकाल से प्रेम ये करती है। तो किससे करना है? वर्तमान से करना है। और उसके बाद स्मृतियों में जीना चाहती है, मतलब जीवन में नहीं जीना चाहती है, अपने स्मृतियों में जीना चाहती है। ये सुपर मोस्ट बात है, इस कहानी का सार है। आप समझ जाएं तो ठीक है, ना समझ पाएं तो बहुत मुश्किल है। इसी दो पंक्ति में आपको सारी इस कहानी की मार्मिकता समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें पात्र कौन कौन है? देखो, पात्र है लतिका, उसके बाद गिरीश नेगी मेजर रहता है और मर जाता है बेचारा गिरीश नेगी, जिसके प्रेम में वो जीना चाहती है। मिस ह्यूबर्ट, मिस्टर ह्यूबर्ट भी इनसे प्रेम की प्रस्ताव लिखते हैं लेकिन वो मना कर देती है। मिस्टर ह्यूबर्ट हो गए, लतिका, गिरीश नेगी, मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस वुड और डॉक्टर मुखर्जी। मिस वुड, मिस वुड और डॉक्टर मुखर्जी, ठीक है। ये बस इस फादर एलिमेंट भी एक लिख लीजिए, फादर एलिमेंट, ये मुख्य पात्र हैं। इस कहानी में हमें ये सीखना है कि हमें कुछ भी जीवन में कोई प्रेम या कुछ भी होता है और किसी से हम वर्तमान में नहीं जीना चाहते तो वो सबसे गलत काम है। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है। जो इस कहानी को पढ़ना चाहिए, हमें सीख मिलेगी कि लड़का हो या लड़की हो या लतिका हो या कोई भी हो, अगर जीवन में अगर कुछ भी घटना हो जाती है हमें आगे निकलना चाहिए। कुछ दिन हो सकता है हम दुखी रहें, आगे निकलना चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए और जीवन से प्रेम करना चाहिए, सुसाइड नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है, और वर्तमान से लगाव रखना चाहिए। इस कहानी में सार है और हर ब्रेकअप वाले व्यक्ति को ये कहानी पढ़ के इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आइए, हम यहीं पर इकाई 7 समाप्त होती है और इसमें हमने सारी कहानियों को देख लिया है। इसको रिव्यू स्क्रीनशॉट, सॉरी निर्मल वर्मा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिर हम ये कहानी यहीं पे अब इकाई 7 समाप्त होती है। इसके बाद हम अब लेकर आने वाले हैं उपन्यास का उपन्यास हो गया है, कहानी सारी समाप्त हो गई। इसके बाद हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए नाटक। तो हम नाटक का संपूर्ण विश्लेषण फास्ट रिवीजन एग्जाम की दृष्टि से रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं और हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको हिंदी के संबंधित प्रिपरेशन लेते हैं हम महत्वपूर्ण चीज़ों को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की, और अभी धीरे धीरे हम चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से आपको लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपकी परीक्षा और प्रिपरेशन में दोनों में सहायता करेगा, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले चलचित्र पाठ्य में।